हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। तो हाँ बेटा, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल का स्टडी किया, और इससे पहले लेक्चर में अपन ने जो टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल का स्टडी किया, तो बेटा वो अपन ने जो लाइफ साइकिल पढ़ा अपने होमोस्पोरस का पढ़ा, और मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस ही होते हैं। यस, तो आपने पढ़ा बेटा कि जो मेन डोमिनेंट फेज था टेरिडोफाइटा का, तो डोमिनेंट फेज अपन बात रहा कि स्पोरोफाइटिक था और स्पोरोफिटिक था मेन एंड डोमिनेंट फेज। प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम लीव्स। प्लांट बॉडी 100% ट्रू स्टेम लीव्स और रूट्स में डिवाइडेड थी, बटी हुई थी, और वेस्कुलर टिश्यू थे इनके अंदर, समान उत्तक थे। फिर जब कायिक शरीर मतलब कायिक वृद्धि पूरी हो गई, एक परिपक्वता पर आ गया पौधा, जड़, तना, पत्ती, तो फिर जनन के लिए विशिष्ट प्रणय बीजाणु प्रणय, और बीजाणु प्रणय अपने अभेक्सियल सरफेस पे बीजाणु धानियां धारण करती है, और बीजाणु धानियों के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू से स्पोर मदर सेल और स्पोरिक म्यूसिस हुआ तो स्पोर एगुणित, और उस एगुणित स्पोर के अंकुरण से प्रोथैलस, जो प्रोथैलस बना वो अपन बात बड़ा कि टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट था प्रोथैलस। और फिर प्रोथैलस में सेक्स ऑर्गन जो उसकी वेंट्रल सरफेस पे हैं, और ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन डोर्सल सरफेस पे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ वेंट्रल सरफेस पे उसमें प्रोथैलस में सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया, तो उनके अंदर आप जानते हो गेमेटोफाइट इन गेमिट्स, तो फिर गेमिट्स का फ्यूजन हो तो वापस से क्या जायगोट और एम्ब्रियो, तो वापस आपकी आ गई स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो बेटा अपन ने लाइफ साइकिल बताया था किसका, टेरिडोफाइटा का। यस, और अब अपन बात रहे कि मान लो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट हो। हेटेरोस्पोरस कुछ टेरिडोफाइट होते हैं, तो यहाँ पे सेम है कि डोमिनेंट जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट एंड मेन प्लांट बॉडी, डोमिनेंट एंड मेन प्लांट बॉडी, तो प्रभावी और मुख्य पादपकाय। तो बेटा देखो, मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रभावी और मुख्य पादपकाय है वो यहाँ पे क्या है भाई, प्रभावी और मुख्य पादपकाय। तो प्रभावी और मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइटिक है, स्पोरोफाइट है, 2N है, बीजाणुविद है। यस, और जो मुख्य पादपकाय है तो पादप शरीर किसमें बटा है, रूट, स्टेम और लीव्स। क्लियर, रूट, स्टेम और लीव्स। यस बेटा, अब अपन बात करते हैं कि जब आपने कहा था कि न्यूनतम कायिक वृद्धि पूरी हो जाए, न्यूनतम कायिक वृद्धि पूरी हो जाए, तो आप जानते हो कि इसके ऊपर क्या आती है, स्पोरोफिल्स। जब न्यूनतम कायिक वृद्धि पूरी हो जाएगी तो क्या आएगी बेटा, स्पोरोफिल्स। तो ये बता दे स्पोरोफिल्स। अब स्पोरोफिल्स क्या, स्पोरेंजिया, लेकिन जो हेटेरोस्पोर ये बीजाणु प्रणय होगी, बीजाणु प्रणय, और बीजाणु प्रणों की भी और जो कायिक शरीर है सबकी गुणिता क्या होती है, 2N, क्योंकि बीजाणु भी शरीर है, तो स्पोरोफिल्स आ गई। अब बेटा होमोस्पोरस होते हैं मोस्ट ऑफ, तो स्पोरोफिल पे एक ही टाइप की स्पोरेंजिया और एक ही टाइप के स्पोर। लेकिन अगर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट हो, हेटेरोस्पोरस, तो आप समझ सकते हैं कि दो टाइप की स्पोरेंजिया आ जाएगी स्पोरोफिल पे। स्पोरेंजिया दो टाइप की आ जाएगी, एक आपकी आ जाएगी माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया, एक आपकी आ जाएगी मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। तो बेटा ध्यान दो, देखो एक तो आपकी हो जाएगी भाई लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, यस, और एक आपकी हो जाएगी गुरु बीजाणुधानी। बात को समझ रहे हो। अब स्पोरेंजिया मैंने आपको क्या बताया था, स्पोरजिनस टिश्यू, और स्पोरजिनस टिश्यू बताया था, तो उसकी प्रत्येक सेल जैसे इधर आपकी बन जाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये लो जी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इधर आपको मैंने बताया था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, तो मेगा स्पोर मदर सेल, तो ये लो जी बेटा मेगा स्पोर मदर सेल। यस, और जो होमोस्पोरस होते हैं उनमें एक ही प्रकार की स्पोरेंजिया, एक स्पोर मदर सेल, और स्पोरिक म्यूसिस होती है एक ही समान आकार के सारे बीजाणु, एक ही टाइप के, सिंगल टाइप के स्पोर। लेकिन यहाँ पर दो टाइप के स्पोर, क्योंकि दो टाइप की स्पोरेंजिया में दो टाइप की मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल। बात को समझ रहे हैं। अब बेटा जी आप समझ सकते हो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी स्पोरिक म्यूसिस हुआ, और यहाँ पर अपन बात रहे कि मेगा स्पोर मदर सेल में भी क्या हुआ, स्पोरिक मियोसिस।
तो बेटा आप समझ सकते हो कि स्पोरिक मियोसिस मतलब बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन ये हुआ। तो फलस्वरूप यहाँ पे क्या बन गया बेटा, यहाँ पे आपका बन गया माइक्रोस्पोर। क्या बन गया वो तो माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु बन गया एन, है ना, माइक्रोस्पोर बन गया। और यहाँ क्या बन गया बेटा आपका मेगास्पोर, गुरु बीजाणु बन गया एन, मेगास्पोर। और गैमेटोफाइट स्टार्ट हो गया, गैमेटोफाइट अब स्टार्ट हो गया। अब देखो बेटा वहां तो अपन ने ये बात कहा था कि एक ही टाइप की स्पोरेंजिया बनती है और एक ही टाइप की स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, तो स्पोर बनते हैं और स्पोर वहां से एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब पौधे से अलग हो जाते हैं और मर्दा में गिरते हैं तो एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो एक प्रोथैलस बनाते हैं और उस प्रोथैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी मोनोसियस होता है। यस, लेकिन यहाँ पर आप देखना कि चलो ये माइक्रोस्पोर तो अलग हो जाता है प्लांट से, 100% अलग हो जाता है माइक्रोस्पोर तो, ये माइक्रोस्पोर तो बेटा आप जानते हो कि अलग हो जाता है प्लांट से 100%। यस, लेकिन ये दो टाइप के स्पोर हो गए, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो ये हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस। लेकिन जो मेगास्पोरेंजियम है, वो मेगास्पोरेंजियम जो होती है मेगास्पोरेंजिया, वो अपन बात रहे कि पैतृक स्पोरोफाइट उस पौधे से जुड़ी होती है। जैसे इधर अपन कहते हैं ना आवर्तबीजी पौधों में कार्पल जुड़ी होती है, अंडप जुड़ी होती है, तो ऐसे अपन बात रहे कि मेगास्पोरेंजियम तो पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही 100% तो नहीं, लेकिन कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए उसी पे अटैच रहती है। और यहाँ से जो माइक्रोस्पोर का जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा वो मेगास्पोरेंजियम में मतलब मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा आर्किगोनिया वहाँ तक चला जाएगा वो, और फिर जाइगोट से यंग एम्ब्रियो जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाकर फ्यूज होगा तो फिर आपका बनेगा जाइगोट से यंग एम्ब्रियो। तो कुछ स्पोरोफाइटिक प्लांट से जुड़ा होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब देखो बेटा बहुत आप इजीली समझो कि दो टाइप के स्पोर हो गए, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो ये हेट्रोस्पोर्स हो गए, हेट्रोस्पोर से तो माइक्रोस्पोर का अंकुरण होगा, भाई माइक्रोस्पोर का अंकुरण होगा तो आपका जो प्रोथैलस बनेगा मेल प्रोथैलस बनेगा, और अगर मेगास्पोर का अंकुरण होगा तो फीमेल प्रोथैलस बनेगा। तो देखो बेटा कि जैसे ही स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो क्या बनेगा गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट बनेगा तो आपको मैं बता दूं कि भी गैमेटोफाइट बनेगा, स्पोर का जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, जर्मिनेशन। तो आप पिछले लेक्चर से लिंक करके वो होमोस्पोरस का था, ये हेट्रोस्पोरस का है। तो बेटा जैसे ही जर्मिनेशन होगा तो देखो वहां आपने देखा था प्रोथैलस, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन थे। यहां पर जो गैमेटोफाइट या प्रोथैलस बनेगा, या कुछ में एब्सेंट भी होता है, सीधा गैमेटोफाइट भी बनता है। तो यहां पर जो अपन बात करें कि ये माइक्रोस्पोर से तो आपका बनेगा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ये बनेगा मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद, सही। और यहां अपन बात करें कि मेगास्पोर, मेगास्पोर के अंकुरण से आपका बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, मादा युग्मोद्भिद, ये लो जी फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। बात को समझे। अब कुछ में एब्सेंट होता है और कुछ में आप मान लो प्रेजेंट हो, तो जैसे अपन बात रहे कि जो मेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं एंथ्रिडिया को, और इसको अपन क्या कहते हैं आर्किगोनिया को, सही। तो वो स्ट्रक्चर तो क्या होती है प्रोथैलस होती है, ये अपन बात रहे कि प्रोथैलस है। तो इस प्रोथैलस में जैसे ये अपन बात रहा कि एंथ्रिडिया, ओनली एंथ्रिडिया, तो मेल गैमेटोफाइट ये आपका क्या हो गया एंथ्रिडिया ऊधानी, सही। और ये अपन बात करते हैं भाई जैसे मान लो यहाँ प्रोथैलस कभी कभी एब्सेंट होती है, बाकी बना प्रोथैलस, तो इसके अंदर क्या होगा आर्किगोनियम, ये आर्किगोनियम, सही। तो देखो डाकी ये आपके आप जानते हो कि ये डायसिस कंडीशन होगी कि मेल सेक्स ऑर्गन ये और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये अलग अलग में हो गए ना, जब ये होमोस्पोरस में दोनों एक में ही थे तो वो मोनोसियस था उभयलिंगाश्री, और ये एक लिंगाश्री। यस, अब वही बात कि ये आपके क्या क्या, क्या है आर्किगोनियम,
आर्किगोनिया। अब तुम जानते हो कि एंथ्रिडिया में एंथेरोजोइड मतलब पुमणु है ना, पुमणु एंथेरोजोइड, जो आप समझ सकते हो कि तर्करूपी बहुक साबिक होता है एंथेरोजोइड में। और यहाँ पर क्या, एग सेल, और वो तैरता हुआ जब इस आर्किगोनिया के मुंह में आता है तो ये दोनों फ्यूज होते हैं तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या, एम्ब्रियो, भ्रूण, और भ्रूण से क्या, मैन प्लांट। तो ये अपन बात उड़ा कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की अपन बात करते हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। समझ गए ना। अब वहां तो देखो होमोस्पोरस में तो बीजाणु का कंप्लीटली एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, जमीन में गिर जाता है और प्रोथेलस बनाता है, दोनों सेक्स ऑर्गन धारण करता है, मोनोसियस। और यहाँ अपन बात रहे कि माइक्रोस्पोर ये और मेगास्पोर ये, तो जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट इस पादप से अटैच रहता है, और ये एंथ्रेजोइड उस एग सेल से अगर फ्यूज होता है तो जाइगोट से यंग एम्ब्रियो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही बनता है, लेकिन वो पूर्णतः अटैच नहीं है, इससे कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए अटैच होता है। बात को समझे। तो इन हेटेरोस्पोरस के अंदर इसलिए अपन बात रही कि सीड हैबिटेट मतलब बीजी स्वभाव पूर्णतः तो नहीं आ पाया था, लेकिन उसकी जो प्रीकसर नेचर है, जो पूर्ववर्ती पदार्थ है वो आ गए थे। इसलिए कभी क्वेश्चन आए कि ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट की उत्पत्ति किसमें हुई, प्रीकसर पूर्ववर्ती की, तो आएगा टेरिडोफाइटा। लेकिन सीड हैबिट एस्टेब्लिशमेंट इन, लेकिन पूर्णतः स्थापित किसमें हुआ, बीज, तो वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मेनली जिम्नोस्पर्म स्थापित हुआ। बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी बात आपके सामने भी मैंने इसे बना दिया हेटेरोस्पोरस का भी। तो ये दो टाइप के स्पोर बनते हैं, इसलिए क्या है, हेटेरोस्पोरस है। बात को समझे। तो कथन आता है कि सभी ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस है, ट्रू स्टेटमेंट है। सभी टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है, रोंग है। अधिकांश टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस है, रोंग है। हाँ, अधिकांश टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस है, ये राइट है। लेकिन आगे पढ़ेंगे जिम्नो और एंजियो, वो कंप्लीटली 100% जिम्नो और एंजियो हेटेरोस्पोरस है। क्या है बताओ, हेटेरोस्पोरस। बात को समझे, क्लियर। अब देखो बेटा कि बीजी स्वभाव कुछ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में बीजी स्वभाव आया, तो देखो पहले तो अपन अभी प्रोथेलस का डायग्राम बनाते हैं, एक बार और बताते हैं प्रोथेलस होता क्या है, और फिर बीजी स्वभाव आया तो बीजी स्वभाव के लिए क्या क्या आवश्यकताएं थी और क्या क्या आवश्यकताएं इनके अंदर हेटेरोस्पोरस में उपलब्ध हुई जिससे बीजी स्वभाव आ पाया, लेकिन पूर्णतः बीज स्थापित नहीं हो पाया। उसका कारण क्या था, तो ये क्लियर करेंगे अपन इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखिए आप बेटा, तो देखिए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोथेलस, जो प्रोथेलस टेरिडो में बनता है, ज्यादातर तो होमोस्पोरस में बनता है, बाकी आप समझ सकते हो कि हेटेरोस्पोरस में तो अपन डायरेक्ट मेल गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट ही बोलते हैं। यस, और अगर कुछ में बने भी तो वो डायसियस होता है, नहीं अलग अलग सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल अलग अलग, और यहाँ ये मोनोसियस है होमोस्पोरस का। तो देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोथेलस की संरचना आपको मैं बता रहा हूँ। तो प्रोथेलस टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट है, युग्मोद्भिद है, और टेरिडोफाइट है कि मेन पीढ़ी स्पोरोफिटिक होती है, जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड उस संगठित होती है, मैंने बताया था जड़, तना, पत्ती, और फिर स्पोरोफिल धारण करती है। और जो अल्टरनेट है, जो टेरिडोफाइटा का जो गेमेटोफाइट आता है, वो बेटा आप जानते हो कि लेस ऑर्गेनाइज्ड यानी कम संगठित होता है। लेस ऑर्गेनाइज्ड मतलब कम संगठित होता है, लेकिन तथा इनकॉन्स्पिकस मतलब अस्पष्ट, इनकॉन्स्पिकस स्मॉल छोटा, और लेकिन मल्टीसेलर गेमेटोफाइट है, अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय युग्मोद्भिद, अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय युग्मोद्भिद है ना। और ये फ्री लिविंग है बेटा, फ्री लिविंग मुक्त जीवी, ठीक है, फ्री लिविंग है, क्योंकि होमोस्पोरस में तो पौधे से स्पोर अलग हो जाता है और आराम सेपरेटली जमीन में गिर जाता है, और वहां अंकुरित होकर वो स्पोर अंकुरित होकर ये गेमेटोफाइट या प्रोथेलस बनाता है। तो ये फ्री लिविंग है, मोस्टली थैलॉइड, अधिकांश थैलॉइड प्रकृति का है। यस, और ये मोस्टली थैलॉइड गेमेटोफाइट, ये अधिकांशतः थैलॉइड गेमेटोफाइट है, यस। और मैं कहूं कि मोस्टली फोटोसिंथेटिक, अब ये फ्री लिविंग भी है और अधिकांशतः क्या होता है, फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषी होता है।
अब अधिकांश प्रकाश संश्लेषी, कभी कभी ये मर्तोपजीवी हो सकता है, कभी कभी ये मतलब बेटा सैप्रोट्रोप्स हो सकता है, मर्तोपजीवी हो सकता है कभी कभी। बाकी अधिकांशतः ये क्या होता है बताओ, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ग्रीन होता है, हृदयाकार हार्ट शेप, ये हृदयाकार होता है हार्ट शेप और ग्रीन भी होता है, इसलिए अधिकांशतः ये फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन कभी कभी मर्तोपजीवी है ना। और इनकॉन्स्पिकस स्मॉल मल्टीसेलर गैमेटोफाइट, अस्पष्ट छोटा बहुकोश की युग्मोद्भिद है, कम संगठित है, मुक्तजीवी है, अधिक थैलोइड प्रकृति का है, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी लेकिन कभी कभी मर्तोपजीवी, ये प्रोथैलस। यस बेटा ये। और देखो इसमें एंथीडी और आर्किगोनिया, तो ये तो आप जानते हो कि मोनोसियस वाला हो गया, यानी मोनोसियस कंडीशन का, क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, दोनों सेक्स ऑर्गन को एक ही धारण कर रखा है। और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता है, वो या तो प्रोथैलस बनेगा ही नहीं, तो गैमेटोफाइट होंगे मेल और फीमेल अलग अलग, या फिर दो प्रोथैलस बनेंगे जिसमें एक में मेल और दूसरे में फीमेल। यस, तो ये सब बात आपके सामने आ गई। तो ये आपका प्रोथैलस हो गया। अब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि टेरिडोफाइटा का मेन पीढ़ी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, बीजाणुविद, और वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, जबकि अल्टरनेट रूप में गैमेटोफाइट आती है और वो लेस ऑर्गेनाइज्ड है, वो अच्छे से संगठित है, कम संगठित है, लेकिन अल्टरनेटिव रूप में ही आती है, लेकिन वो भी फ्री लिविंग है, ये भी फ्री लिविंग है। तो ये इनका यूनिक कैरेक्टर है कि इनमें स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण, फ्री अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है किनमें, टेरिडोफाइटा में स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण मिलता है। यस, कोई किसी पर यहाँ डिपेंडेड नहीं है, वरना तो ब्रायोफाइटा में तो मैन पीढ़ी गैमेटोफाइट थी और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड था कि नहीं था। और आगे जिम्नो और एंजियो में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होगा, गैमेटोफाइट डिपेंड होगा किस पर, स्पोरोफाइट पर, क्योंकि मैन पीढ़ी क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी। बात को समझ रहे हैं? तो ये बात आपके सामने होगी बेटा। अब देखो तो ये मैंने आपको प्रोथैलस भी समझ चुकी, इसका डायग्राम मैंने बना दिया। अब टेरिडोफाइटा में क्या होता है, इस प्रोथैलस के लिए भी, इस युग्मोद्भिद को भी क्या चाहिए, दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस, इसको भी ठंडे नम छायादार स्थान, मतलब इट रिक्वायर्ड कूल डैम्प और सैडी प्लेसेस, ये चाहिए। बात को समझे? तो ये बिल्कुल लिमिटेड नीड है, यानी अपन कहते हैं कि सीधी सी बात बेटा, गैमेटोफाइट रिक्वायर आवश्यक कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस टू ग्रो, और बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इन सीमित आवश्यकताओं के कारण, एक तो रेस्ट्रिक्टेड आवश्यकताएं चाहिए और निषेचन के लिए क्या चाहिए, जल आवश्यक है। निषेचन के लिए क्या है, जल आवश्यक है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो जीवित टेरिडोफाइट हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि जीवित टेरिडोफाइटा का जो वितरण है अपन पृथ्वी पर, वो बिल्कुल संकीर्ण, अपन ऐसे कहें बेटा कि जीवित टेरिडोफाइटा का वितरण पृथ्वी पर सीमित है, अर्थात एक संकीर्ण ज्योग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र में ही ये पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोथैलस को विशिष्ट रिक्वायरमेंट होती है, तो संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कौन बेटा, टेरिडोफाइट्स। तो मैंने आपको प्रोथैलस का डायग्राम और उसकी सारी स्पष्ट बातें आपके सामने कर दी। यस, और मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में होमोस्पोरस का बता दिया और हेटेरोस्पोरस का, तो ये होमोस्पोरस का और हेटेरोस्पोरस का अलग अलग हो जाएगा, बस बात ये है ना। अब जो हेटेरोस्पोरस जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, वो पेरेंट पर थोड़ी देर के लिए डिपेंडेंट यानी वेरिएबल पीरियड के लिए उससे अटैच हो जाएगा बस। तो देखो उसमें सीड नेचर का आरंभन होगा, है ना। तो देखो पहले तो सीड नेचर के लिए क्या क्या चाहिए और कौन कौन सी चीज टेरिडोफाइटा में आ गई, तो अपन नेक्स्ट वो लिखते हैं जो सीड नेचर के लिए इसमें आ गई, और फिर अपन बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की। यस बेटा, और यहाँ देखिए बेटा एक बात और कि वेंट्रल सरफेस पर आपके सेक्स ऑर्गन होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में किस पे होते हैं, डोर्सस। ये पॉइंट नोट कर लेना, सबसे अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पहले एम्स में खूब आता था कि ब्रायोफाइटा में डोर्सल सरफेस पे सेक्स ऑर्गन थे एंथीडी आर्किगोनिया, और यहाँ वेंट्रल सरफेस, ये आपको वेंट्रल वाली सरफेस दिखा रखी है ना,
जैसे अपने ये डोर्सल, ये वेंट्रल, अपन ऐसे खड़े हो गए, वेंट्रल है, तो ऐसे ऐसे सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है प्रोथैलस। और ये राइजोइड्स हैं। ये क्या है बेटा? राइजोइड्स, मूलाभास। जैसे जल खनिज को एब्जॉर्ब करता है तो ये रूट की तरह एक्ट करते हैं, तो ये राइजोइड्स हैं। और बेटा जो गैमेटोफाइट होता है ना, गैमेटोफाइट, वो गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है? असमनीय, नॉन वेस्कुलर। पादप जगत के अंदर गैमेटोफाइट हमेशा ही क्या होता है? नॉन वेस्कुलर होता है। जैसे ब्रायोफाइटा का मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, तो क्या था वो? मुख्य पादप पे उनका नॉन वेस्कुलर होता है, समानुत्तक होते ही नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है? नॉन वेस्कुलर होता है। और ये बात तो 100% आपके सामने होगी। हाँ, राइजोइड्स एक एक्सेप्शन आएगा, बाकी राइजोइड्स भी गैमेटोफाइट पे ही पाए जाते हैं। एक अपवाद के अलावा मैं आगे बता दूंगा, राइजोइड भी कहाँ पाए जाते हैं? मतलब गैमेटोफाइट पे ही पाए जाते हैं। बात को समझ गए? और गैमेटोफाइट वो होता है जो सेक्स ऑर्गन लेता है, माइटोसिस से गैमेट देता है। बात को समझ गए? बोलो भाई, A to Z क्लियर? तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बेटा कि जो सीड हैबिटेट था, बीजीय प्रकृति का आरंभन कुछ टेरिडोफाइट्स में हुआ ना। तो अपन लिखते हैं कि भाई बीजीय प्रकृति, बीजीय प्रकृति का आरंभन, इनिशिएशन, बीजीय प्रकृति का आरंभन कुछ टेरिडोफाइट्स में हुआ। यस बेटा, जो हेटेरोस्पोरिक थे। यस, यानी बेटा इनिशिएशन ऑफ सीड नेचर या सीड हैबिटेट कम्स इन सम टेरिडोफाइट्स। कुछ टेरिडोफाइट्स में ऐसा हुआ जो क्या थे बेटा? हेटेरोस्पोरिक थे, विषम बीजाणु थे। बात को समझे? और देखो कि बीजी स्वभाव के लिए, बीजी स्वभाव के लिए, बीजी स्वभाव के लिए निम्न आवश्यकताएं होती हैं। क्लियर? जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट पूर्णतः तो नहीं थी, लेकिन जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में लगभग उपस्थित होती हैं, लगभग उपस्थित होती हैं। यस बेटा, इसमें से देखो कि पहली आवश्यकता जो होती है हेटेरोस्पोरस कंडीशन, तो कुछ टेरिडोफाइट जो हेटेरोस्पोरस में हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट थी। यस बेटा, तो अपन लिखेंगे कि भी प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी यानी विषम बीजाणुकता की उपस्थिति। अब विषम बीजाणु मैंने आपको समझा दिया था कि दो प्रकार के स्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो इन विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोस्पोर है वो तो आपको क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेटोफाइट। और मेगास्पोर क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेटोफाइट। इसलिए इनका गैमेटोफाइट अपन ने क्या बताया था? डायोसियस, एक लिंगाशरी, डायोसियस बताया था ना। तो प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी ये चाहिए बीज के लिए सबसे पहले आवश्यकता, और ये कुछ टेरिडोफाइट्स में थी, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। यस बेटा, लेकिन अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से, फीमेल गैमेटोफाइट में आकर संपर्क करता है, तो जाइगोट से यंग एम्ब्रियो, जाइगोट से जो बेटा यंग एम्ब्रियो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही डेवलप हो, यानी जाइगोट कोशिका से यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अंदर ही हो। और वो फीमेल गैमेटोफाइट है वैसे तो पूर्णतया पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा हो, लेकिन टेरिडोफाइट में ऐसा तो होता नहीं है कि वो पैतृक स्पोरोफाइट से अटैच रहे और डिपेंडेंट रहे भोजन और आवास के लिए। यहाँ पर तो कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए ही, कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए ही, कुछ भिन्न अवधियों के लिए ही वो डिपेंडेंट या मतलब उससे अटैच हो सकता है, बाकी 100% उससे अटैच नहीं होता है। तो अपने एक लाइन लिखते हैं बेटा, फर्स्ट आप लिख दिया प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी, दूसरा है कि जो टेरिडोफाइट्स में है तो अपन कहते हैं बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ
अपन कहें बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, ये लाइन अपन कहें डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट एक युग्मनज कोशिका 2n है ना बेटा, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, उस जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में, तरुण भ्रूण में जो विकास है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो, तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो इनटू फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मोद्भिद में हो, है ना बेटा। तो आपने कहा कि द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विथिन द फीमेल गैमेटोफाइट या इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, विथिन द फीमेल गैमेटोफाइट, हो गया, यस, है ना बेटा। यानी युग्मनज से तरुण भ्रूण का विकास मादा युग्मोद्भिद के अंदर ही हो, है ना। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन का कमाल है कि वो एंथ्रेजोइड जो पुमणु है मेल गैमेट, वो तैरता हुआ पानी में जाएगा और आर के कोने के मुंह पे जाकर एग सेल से फ्यूज होगा, तो वो फिर अंदर ही जाइगोट से यंग एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बने, जाइगोट से यंग एम्ब्रियो। और फिर अपन कहें कि वैसे तो देखो अगर अपन आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो 100% अटैच्ड टू पेरेंट स्पोरोफाइट, वो पैतृक बीजाणुभिद से जुड़ा होगा और पोषण आवास सब कुछ उसी से लेगा। लेकिन यहाँ तो तुम जानते हो ना कि गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है टेरिडो में, तो होमोस्पोरस में तो पूर्णतः स्वतंत्र जीवी होता, भी बताया था युग्मोद्भिद, है ना। लेकिन हेटेरोस्पोरस में कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए वो पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा होता है। अगर ये कंडीशन पूर्णतः आ जाती तब तो बीज स्थापित हो जाता, लेकिन फिर स्थापित नहीं हो पाया, केवल प्रीकसर नेचर आई, है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ वेरिएबल पीरियड की बात होगी, तो फिर अपन कहेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन on the parent sporophyte for variable period, है ना बेटा, सॉरी, वेरिएबल पीरियड्स, क्लियर। तो अपन क्या कहें कि जो मादा युग्मोद्भिद है, मादा युग्मोद्भिद वह पैतृक बीजाणुद्भिद से कुछ वेरिएबल यानी वेरी करते हुए, भिन्नाश्रय ना, वेरिएबल पीरियड यानी अवधि के लिए ही, वेरिएबल पीरियड्स के लिए ही जुड़ा होता है या अटैच रहता है, हाँ ना बेटा। तो देखो ये चीज थी कि अगर वो पूर्णतः जुड़ा होता तो आप समझ रहे हो, या उसी पर डिपेंडेड होता, है ना, और पैतृक स्पोरोफाइट पे जुड़ा होता, जैसे अपन नहीं कहते हैं पुष्प में बाह्य दल सब झड़ जाते हैं, लेकिन परागण होने के बाद भी स्टिग्मा पर जो स्टिग्मा स्टाइल वर्तिका और अंडा से वो पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा होता है, फिर परागण हो जाता है, फिर दोहरा निषेचन त्रिसलन हो जाता है, फिर जाइगोट से यंग एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल सीड बनाता है, बीजांड बीज बनाता है, अंडा से फल, तो फल तक वो पैतृक स्पोरोफाइट पे रहता है, और हाँ ना। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, लेकिन कुछ वेरिएबल पीरियड से उसके लिए संबंधित था, इसलिए इन टेरिडोफाइट्स में बीजी प्रकृति का केवल आरंभन हुआ। बीजी प्रकृति का क्या हुआ? आरंभन या ओरिजिन हुई, है ना। इसलिए अपन बात केवल आरंभन हुआ या ओरिजिन हुई, या अपन कहें कि प्रीकसर ऑफ सीड हैबिटेट आया, अरे हाँ है ना। और ये कंडीशन अपन कहते हैं कि ये कंडीशन जो मैंने बताई, ये लास्ट वाली कंडीशन जो मैंने बताई, तो अपन कहते हैं कि दिस इवेंट, ये इवेंट, यह घटना ही, दिस इवेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर, यही जिम्मेदार है
रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रीकसर, अब यहां पर पूर्णतः तो नहीं आया लेकिन पूर्ववर्ती, प्रीकसर, पूर्ववर्ती, प्रीकसर सीड हैबिट, पूर्ववर्ती बीजी स्वभाव, पूर्ववर्ती बीजी स्वभाव के लिए यही जिम्मेदार है। दिस इवेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रीकसर सीड हैबिट, यानी पूर्ववर्ती बीजी स्वभाव के लिए यही जिम्मेदार है। और यह उद्विकास में, इवोल्यूशन में, उद्विकास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए पे अपन कहेंगे कि भाई बीजी प्रकृति की उत्पत्ति या आरंभन तो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट में, केवल विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट में, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट में हुआ, यस, लेकिन बीजी स्वभाव जिम्नोस्पर्म में स्थापित हुआ, है ना बेटा। लेकिन वास्तविक बीजी स्वभाव पहली बार कहां स्थापित हुआ? जिम्नोस्पर्म में। और फिर जिम्नो और एंजियो पूर्णतः बीजी पादप हैं, स्पर्मेटोफाइट्स हैं, सीड बियरिंग प्लांट, है ना। तो वो अपन बात रहे कि बीज स्वभाव का स्थापन, एस्टेब्लिशमेंट किसमें हुआ? जिम्नोस्पर्म में। लेकिन आरंभन या पूर्ववर्ती बीजी स्वभाव का जो आरंभन है वो कहां से हुआ? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से। बेटा बात को समझ गए अच्छे से? तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर करवा दी बेटा, और आप समझ सकते हैं कि 100% अब है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। तो देखिए नेक्स्ट वर्गीकरण टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन। हाँ तो बेटा देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा यानी टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। क्लियर? तो बेटा अपन कहेंगे कि टेरिडोफाइट्स डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, यानी टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासों में वर्गीकृत किया गया है। कितने क्लासों में? 4। तो डिवीजन टेरिडोफाइटा है, प्रभाग टेरिडोफाइटा, आप कहोगे कि प्रभाग टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो प्रभाग टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में विभक्त किया बेटा? 4 वर्गों में। तो देखो 4 वर्ग कौन कौन से हैं, यानी 4 वर्ग आपके कौन कौन से हैं? तो अपन कहें बेटा कि देखो डिवीजन टेरिडोफाइटा और डिवीजन टेरिडोफाइटा को ये 4 वर्गों में, फर्स्ट आपका है फर्स्ट जो आपकी है क्लास सिलोप्सिडा, ये सिलोप्सिडा है क्लास। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट क्लास आपकी है सिलोप्सिडा। सेकंड अपन बात करें बेटा की लाइकोप्सिडा, सेकंड जो क्लास है वो है बेटा लाइकोप्सिडा है। सिलोप्सिडा में सिलोटम जो जीवित जीवाश्म है, लाइकोप्सिडा। थर्ड आपकी क्लास है स्पिनोप्सिडा, यस, और प्यार से इनको अपन कहते हैं हॉर्सटेल, यस। और फोर्थ आपकी क्लास है जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है टेरोप्सिडा फर्न, ये। क्लियर? तो देखो डिवीजन टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये 4 क्लासेज में बेटा बांटा गया है। क्लियर? तो ये क्लासेज हैं। क्लियर? अब अपन इन सब के बारे में स्टडी करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास सिलोप्सिडा, फिर अपन लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा क्लास सिलोप्सिडा।
तो देखो बेटा कि टेरिडोफाइटा की फर्स्ट क्लास सिलोप्सिडा। तो सिलोप्सिडा आप जानते हो कि सबसे प्रिमिटिव, सबसे ये आदि में एंसेंट वेस्कुलर प्लांट है ना। अपन कहें कि मोस्ट यानी इनसे ज़्यादा मोस्ट एंशियंट, सबसे प्राचीनतम वेस्कुलर प्लांट को यानी समनीय पात्रों को, वेस्कुलर प्लांट को इस वर्ग में रखा गया है, इस वर्ग में रखा गया है यानी सिलोप्सिडा में जो मोस्ट एंशियंट वेस्कुलर प्लांट हैं उनको रखा गया है ना। और कई सारे ये प्रिमिटिव कैरेक्टर भी ये वर्ग रखता है, कई सारे आदिम लक्षण भी इस वर्ग में पाए जाते हैं। अर्थात बेटा इस वर्ग में जो सबसे आदिम टेरिडोफाइट्स को रखा गया है, सबसे आदिम टेरिडोफाइट्स को रखा गया है। यस। और इस वर्ग में अपन बात करें बेटा कि इस वर्ग के सदस्यों में कई सारे आदिम लक्षण हैं। इस वर्ग के सदस्यों में कई आदिम लक्षण उपस्थित हैं, कई बेटा प्रिमिटिव कैरेक्टर, कई आदिम लक्षण उपस्थित हैं। जैसे अपन कहें कि इनका पादप शरीर, इनका जो प्लांट बॉडी है वो अपन कहें बेटा कि स्टेम, लीफ और राइजोइड्स में है ना। इनका जो प्लांट बॉडी है वो अपन आपको कहें कि स्टेम, इसके लिए लीव्स और किसमें, राइजोइड्स में। यानी इनका पादप शरीर किसमें विद्युत होता है बेटा, स्टेम प्लस सल्की पत्तियां, इसके लिए लीव्स। तो आप कहोगे कि तना, सल्की पत्तियां और प्लस राइजोइड्स, मूलाभास। अब सुनना मेरी बात कि मूलाभास हमेशा और हमेशा गेमेटोफाइट पे ही पाए जाते हैं, युग्मोद्भिद पे ही। ये पहला पादप समूह है, ये पहला प्लांट ग्रुप है जहां स्पोरोफाइट पर राइजोइड्स हैं, है ना बेटा। तो आप कहोगे कि ये पृथ्वी पर, यह है पृथ्वी पर सिंगल प्लांट ग्रुप है, सिंगल प्लांट ग्रुप है बेटा जिसमें राइजोइड्स, मूलाभास। तो देखो ब्रायोफाइटा में भी मुख्य पादप काय गेमेटोफाइट था, या टेरिडोफाइटा में प्रोथेलस पे, लेकिन मुख्य पादप काय पे जो बीजाणुविद है, जड़ तना पत्ती वाला, तो ये आप जानते हैं मुख्य पादप काय पे ये पृथ्वी पर सिंगल प्लांट ग्रुप है जिसमें राइजोइड्स, मूलाभास स्पोरोफाइटिक पादप पर है, बीजाणुविद पादप पर है। क्या बेटा, राइजोइड्स। बात को समझ रहे हैं, क्लियर। और फिर अपन कहें बेटा कि इस वर्ग के अधिकांश सदस्य विलुप्त हो चुके हैं, इस वर्ग के अधिकांश सदस्य एक्जिंट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो बेटा इस वर्ग के अधिकांश सदस्य क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, बिकम एक्जिंट, विलुप्त हो चुके हैं। केवल कुछ ही जीवित, लिविंग या जीवाश्म के रूप में हैं, फॉसिल के रूप में मिले हैं, है ना बेटा। जैसे मैं आपके सामने कहूं कि जो यहाँ का लिविंग जीनस है, इसका अपन बात है ना, तो इस वर्ग का ए लिविंग जीनस, एक जीवित वंश है, लिविंग जीनस, वो बेटा है सिलोटम, सिलोटम। और या अपन इसको कह सकते हैं लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म। ए लिविंग जीनस सिलोटम है, जिसको आप कह सकते हो लिविंग फॉसिल। और जैसे अपन बात करें कि राइनिया जो अपन बात करें कि फॉसिल के रूप में प्राप्त हुआ है, जीवाश्म के रूप में। बात को समझे, ये लो, तो ये राइनिया हो गए। बात को समझ रहे हैं आप, क्लियर है, फॉसिल प्लांट है, क्लियर। और मैंने आपसे कहा था
कि पादप शरीर इनका, जो इनका पादप शरीर हो, तना, सल की पत्तियां और किसमें, राइजोइड्स में। तो देखो इनके अंदर इस प्रकार से, इसमें मैं आपको बता दूं बेटा कि इस प्रकार से 37 तना होता है भूमिगत राइजोम। क्या होता है, राइजोम। ये राइजोम है, क्लियर, राइजोम। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, ये राइजोइड्स, ये मूलाभास, राइजोइड्स, यस मूलाभास है। और ये 37 तना राइजोम है, ये तना। और आप जानते हैं कि आगे जाकर इस फॉर्म में ये आगे से द्विभाजी शाखित है। इस फॉर्म में, सॉरी, इस रूप में आगे से द्विभाजी शाखित है। और यहाँ पे इसमें स्केली लीव्स है, स्केली लीव्स। तो इनको अपन क्या कहते हैं, स्केली लीव्स। सही, तो राइजोइड्स हो गया, राइजोम हो गया, यानी स्टेम, और ये लीव्स, इसके लीव्स और राइजोइड्स। और फिर टिप पार्ट पर जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये क्या धारण करता है, स्पोरेंजिया। तो ये यहाँ पर अपना वातड़ा क्या धारण करता है, स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया धारण करता है। तो ये आपका हो गया सिलोप्सिडा। क्या हो गया अभी, सिलोप्सिडा। उसके सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इतना इंसाइट में नहीं है लेकिन सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी 100%। अब नेक्स्ट आपका क्लास है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा जो क्लब मोसेज है, तो नेक्स्ट क्लास अपन देखते हैं। तो देखिए बेटा जी, सेकंड क्लास जो आपकी लाइकोप्सिडा क्लब मोसेज। तो क्लब मोसेज, लाइकोप्सिडा जो इनका द्वितीय वर्ग है ना बेटा। और यहाँ अपन बात करते हैं कि जो लाइकोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा, तो इनका पादप शरीर पूर्णतया, इनका पादप शरीर पूर्णतया, इनका पादप शरीर पूर्णतया जड़ तना पत्ती में बटा होता है। यानी जो मुख्य पादप काय है बीजाणुविद होता है, स्पोरोफिटिक होता है, और इनका पादप शरीर पूर्णतया जड़ तना पत्ती में बटा होता है ना बेटा, 7 प्रकार की जड़ तना पत्ती में। तो ये आपके होते हैं लाइकोप्सिडा, है ना। और फिर अपन कहें बेटा कि इनके अंदर जो आप जानते हो कि सामान्य जो पत्तियां होती है प्रकाश संश्लेषी, वो अपन बात बेटा की होती है ट्रोफोफिल्स। तो आप लिखोगे कि भाई इनमें सामान्य पत्तियां हरी प्रकाश संश्लेषी होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है, जिन्हें ट्रोफोफिल्स कहते हैं। ट्रोफोफिल्स कहते हैं जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है उनको आप क्या कहते हो, ट्रोफोफिल्स, यस। तो देखो डा, और वो छोटी छोटी तने के ऊपर होती है, क्लियर, ट्रोफोफिल्स, क्लियर। और फिर अपन कहें बेटा कि जब मैच्योर हो जाता है तो उनके टिप के ऊपर, तने के टिप के ऊपर स्पोरोफिल्स आती है, स्ट्रोबिलस, स्पोरोफिल्स, जो बीजाणु प्रणय होती है, जनन प्रणय होती है। तो जो लाइकोप्सिडा होते हैं उसमें इस प्रकार से देखो कि जैसे ये आप समझ रहे हो बेटा, यहाँ मैं बना दूं कि ये स्टेम है, स्टेम, और यहाँ आप समझ सकते हो कि जैसे बेटा कि एडवेंटियस रूट्स हैं, रूट्स है लेकिन क्या, एडवेंटियस रूट, अपस्थानिक जड़ें। और ये अपन बात बेटा क्या, स्टेम, तना, यस। और इस तने के ऊपर छोटी छोटी अपन बात रही ग्रीन लीव्स, ट्रोफोफिल्स, है ना, जो कायिक प्रकाश संश्लेषी होती है, पिन्नेट फीदर लाइक, मतलब है ना, पिच्छाकार शब्द। ये अपन बात बेटा इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां,
और उनमें केवल एकल सिरा आपकी होती है, तो आप समझ रहे हो कि ऐसे ये अपनवातुड़ा की लीव्स होती हैं जिनको आप कहते हो ट्रोफोफिल्स। क्लियर बेटा? तो ये अपनवातुड़ा की आपकी होती है कायिक प्रणे, ट्रोफोफिल्स। ट्रोफोफिल्स ग्रीन और फोटोसिंथेटिक, है ना, ये ग्रीन और फोटो, हरी और प्रकाश संश्लेषी, तो ट्रोफोफिल्स होती है बेटा। और ये रोम के समान पिन्नेट, पिन्नेट यानी पिच्छाकार या फिर फीदर लाइक, पंख के समान ये आपकी होती है। क्लियर? और फिर यहाँ पर अपन बात उड़ा कि ऐसे लूज, ढीला, क्योंकि यहाँ पर ये स्पोरोफिल का ग्रुप होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं लूज, मतलब ढीला। और ये अपन बात है ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स होता है, बीजाणु प्रणों का समूह होता है। क्लियर? बीजाणु प्रणों का समूह, यस। तो ऐसे आप जानते हो कि जड़, तना और पत्ती, और वो आपकी जनन प्रणय स्पोरोफिल्स, तो ये आपके होते हैं बेटा क्या, लाइकोप्सिडा। फिर अगर अपना एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो लाइकोपोडियम जो होमोस्पोरस होता है, समबीजाणुक होता है लाइकोपोडियम, होमोस्पोरस, सही। और सेकंड एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो सिलेजिनेला, और सिलेजिनेला आप जानते हैं अच्छे से कि हेट्रोस्पोरस होता है, विषम बीजाणु को होता है ना। संजीवनी पादप जो हेट्रोस्पोरस होता है, विषम बीजाणु का आपका होता है। क्लियर? और सिलेजिनेला का डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, यस। तो इसे राइजोम और छोटे छोटे लीव्स और ब्रांचिंग कर रखी है, और राइजोफोर बता रखा है। तो सिलेजिनेला का डायग्राम एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, वो भी आप स्टडी करें। यस बेटा। तो देखो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। और बेटा इसमें आप क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर, इससे प्रीवियस लेक्चर का पूरा होमोस्पोरस का लाइफ साइकिल देकर, सारी बातें देकर, फिर आप हेट्रोस्पोरस का लाइफ साइकिल देकर, फिर सारी बातें देकर, फिर प्रोथलस की स्ट्रक्चर देकर, फिर बीजी स्वभाव कैसे आया हेट्रोस्पोरस में, और ये सारी बातें समझ के देख के, और ये यहाँ तक का क्लासिफिकेशन, यानी पहले आपका लाइकोप्सिडा, वो सॉरी पहला सिलोप्सिडा हो गया, दूसरा लाइकोप्सिडा हो गया। और नेक्स्ट 2 क्लासेज अपन अगले लेक्चर में कराएंगे, और फिर अपन जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे, अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म। क्लियर बात है? तो अपन नेक्स्ट जो बेटा अपन बात रहे कि क्लास में अपन जो 2 क्लास लेंगे, और अपन स्टार्ट करेंगे क्या, जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म, है ना बेटा। तो बहुत अच्छे रहें, मस्त रहें, और बहुत खुश रहें, और बहुत तरीके से लिख लिख के एनसीईआरटी की लाइनों को समझते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सेल्फ स्टडी करें, एनसीईआरटी पढ़ें, और क्योंकि आपका टारगेट आपको बहुत जल्दी ही आ जाएगा, देखो टाइम बीत जाएगा। क्लियर बेटा? तो थैंक यू वेरी मच।